मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं दिलीप पांडे। मित्रों मैं युग चरण न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूं। आपसे अपील है कि आप युग चरण न्यूज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर लाइक करें और इस वीडियो को ज़रूर सबको शेयर करें। मित्रों आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाला हूं और ये विषय है हरियाणा का विधानसभा चुनाव। 4 अक्टूबर को हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। यहाँ पर 90 सीटें हैं और 45 से ज़्यादा सीटें लानी पड़ेंगी यहाँ पर सरकार बनाने के लिए। ये नतीजे इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसके साथ ही महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और झारखंड, इन सभी जो चार राज्य हैं, इन सभी के जो चुनाव नतीजे हैं वो इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी बहुमत से पीछे रह गई, जिस तरह कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव नतीजों में एक बढ़त मिली, तो इसके बाद आज देश के सामने ये स्थिति पैदा हो गई है पता लगाने में कि आखिर किसका पलड़ा भारी है। तो ये जो चुनाव नतीजे आएंगे 4 राज्यों के, इससे तय होगा कि आखिर राजनीति का सिकंदर आज की तारीख में कौन है, मोदी हैं या फिर राहुल हैं। तो इसी जो न्यूज़ चैनल युग चरण पर मैं आपको ये सब कुछ बताने वाला हूं और इसके अलावा इसी पर मैं आपसे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाला हूं। मित्रों आप देखिए मणिपुर के अंदर क्या हुआ है। मणिपुर के अंदर एक मुख्यमंत्री के आवास पर रॉकेट से हमला हो गया। एक सोचिए आप, एक जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा है उसके आवास पर रॉकेट से हमला, कितनी बड़ी बात है। एक व्यक्ति की मौत हो गई, इस पर भी बात करेंगे। तो मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे प्रार्थना है कि युग चरण न्यूज़ चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मित्रों शुरू करते हैं अपना इस वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के विधानसभा चुनाव की। मित्रों हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव है वहाँ पे हमेशा जो फाइट होती है बहुत क्लोज फाइट होती है, लेकिन जो टाइम्स नाउ का एक सर्वे हुआ है जो कि एक न्यूज़ एजेंसी है और उसने जो अपना सर्वे किया है उसने उस सर्वे में लगभग 20,000 से ज़्यादा का सैंपल लिया है। तो इस सर्वे पर हम एक विश्वास ज़रूर कर सकते हैं। देखते हैं कि ये सर्वे कितना सही निकलता है, लेकिन नतीजों में सबकी दिलचस्पी है कि आखिर सर्वे के नतीजे क्या कहते हैं, आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम थोड़ा सा यहाँ की राजनीति के बारे में, चल क्या रहा है आखिरकार, उसके बारे में बताना चाहेंगे। मित्रों हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी में इस वक्त 2 गुट सबसे ज्यादा हावी हैं। एक जो गुट है वो कुमारी शैलजा का गुट है, दूसरा जो गुट है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो जाट नेता है, जाट राजनीति करते हैं। कुमारी शैलजा जो है वहां की दलित नेता है, ये भी कांग्रेस पार्टी के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। दोनों के बीच में एक गुटबाजी चलती है। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो सोनिया गांधी की पसंद है, जबकि जो कुमारी शैलजा हैं वो राहुल गांधी के साथ उनकी अच्छी ट्यूनिंग है। तो ये लगातार बातें भी कही जा रही है कि जिस तरह राहुल गांधी का वर्चस्व बढ़ा है कांग्रेस पार्टी के अंदर, जिस तरह से राहुल गांधी लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर आज तक जो है देश के अंदर कोई दलित मिस इंडिया क्यों नहीं बनी, दलित के मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं। तो हरियाणा के अंदर ऐसा माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो कुमारी शैलजा अगली मुख्यमंत्री हो सकती हैं। लेकिन अगर कुमारी शैलजा अगली मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो बड़ा सवाल यह है कि क्या हरियाणा के अंदर जो जाट वोटर हैं वो एक दलित नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है, इस पर कांग्रेस पार्टी को मंथन करना होगा, विचार करना होगा। दूसरी तरफ जाटों को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी ने विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का दांव चला है, लेकिन आप देखिए दोनों लोग अब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो क्या उनकी सहानुभूति अभी बनी हुई है जाटों के अंदर या अब नहीं बनी है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर भी विचार करना होगा कांग्रेस पार्टी को। ये 2 बड़े मुद्दे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीजेपी के अंदर जो उनके कुछ लोकल स्तर पर जो प्रत्याशियों की एक लड़ाई होती है वो नजर आती है। टिकट को लेकर घमासान जो हर पार्टी में होता है वो नजर आता है, लेकिन बगावत नजर आती है। लेकिन अगर वहां पर देखा जाए तो हरियाणा के अंदर कोई ऐसी गुटबाजी नजर नहीं आती।
खट्टर वहां पे एक बड़े नेता हैं, उनको केंद्र में बुला लिया गया है, और नायब सिंह सैनी एक मुख्यमंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं, जिनकी लोकप्रियता के बारे में भी सर्वे में काफी कुछ कहा गया है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है सर्वे के नतीजे। तो मित्रों देखिए, मैंने यहाँ पे पेन से लिखा है क्योंकि थोड़ा सा मेरे पास अभी इतनी संसाधन नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिए तो यहाँ पे जो पार्टी है, यहाँ पे मैंने बताया है कि सर्वे जो है 2024 का वो क्या कह रहा है और 2019 में सीटें क्या आई थी। तो देखिए बीजेपी गठबंधन जो है उसको ये कहा जा रहा है सर्वे में कि 42 सीटें अधिकतम मिल सकती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इसी तरह से 38 और जो जननायक जनता पार्टी है उसको 8 सीटें मिल सकती हैं। तो अगर हम 2019 से इसकी तुलना करें तो बीजेपी को 2 सीटें ज्यादा मिलती नजर आ रही हैं, क्योंकि 2019 में बीजेपी को 40 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 31 मिली थी, कांग्रेस को 7 सीटें ज्यादा मिलती नजर आ रही हैं, और जननायक जनता पार्टी की सीटें कम हो रही हैं क्योंकि उसको 10 सीटें मिली थी पहले। अगर हम यहां पर थोड़ा वोट परसेंटेज को देखें मित्रों, तो वोट परसेंटेज में अगर हम देखें तो बीजेपी को इस बार 2024 में 35.2% वोट मिलता नजर आ रहा है। देखिए इसी पिछले बार जो चुनाव हुए थे 2019 में, तब बीजेपी को 36% वोट मिले थे, यानी कि 0.8% वोट घट रहा है इस बार बीजेपी का। कांग्रेस पार्टी को 31.6% वोट मिलते नजर आ रहे हैं इस बार। पिछली बार उनको 28% के करीब वोट मिले थे, यानी उनका जो वोट परसेंटेज बढ़ता नजर आ रहा है। जननायक जनता पार्टी का 12.4% वोट इसको इस बार मिल रहा है, पिछली बार इसको 18% करीब वोट मिला था, इसका वोट काफी घटता नजर आ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या जननायक जनता पार्टी को, जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, क्या ऐसा लग रहा है कि जो जाट मतदाता है क्या एक तरह से जेजेपी को क्या वोट कटवा की तरह से देख रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर एक फैसला होने वाला है। अगर जाट वोट यहां से टूट के कांग्रेस में जाता है तो जो बीजेपी जो गैर जाट की राजनीति करती है, नायब सिंह सैनी एक ओबीसी लीडर हैं, तो एक देखा जाए तो अगर जाट वोट लामबंद होगा तो गैर जाट वोट भी क्या बीजेपी की तरफ लामबंद होगा? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है यहां पर। तो आगे जरा देखते हैं मित्रों की, आगे अगर हम बात करें तो नायब सिंह सैनी की लोकप्रियता क्या है उसको लेकर के भी जो सर्वे है उसमें महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि 40% जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि साहब नायब सिंह सैनी का काम बहुत बढ़िया है। 21% लोग कह रहे हैं कि नायब सिंह सैनी का काम जो है वो औसत है, यानी 50% से ज्यादा लोग उनके काम से संतुष्ट नजर आते हैं। और चूंकि खट्टर को बदल करके जो सत्ता विरोधी लहर थी, क्या उसको बदलने में कामयाब हुए हैं मोदी, इस पर भी इस चुनाव में फैसला होने वाला है। तो ये जो पूरा चुनावी सर्वे है, इससे कुछ बातें बहुत साफ नजर आती हैं, और वो बात मित्रों ये नजर आती है कि पहली बात तो ये कि बीजेपी एक बार फिर से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि 45 से ज्यादा सीटें किसी को मिलने नहीं जा रही है, त्रिशंकु विधानसभा होने जा रही है। और अगर निर्दलीय प्रत्याशी बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को फिर सरकार बनाने में आसानी हो सकती है। तो ये तो मित्रों हरियाणा की बात रही। और अब जरा हम देखते हैं आखिर क्या हो रहा है मणिपुर के अंदर। मैंने आपसे कहा था शुरुआत में कि मणिपुर की बात मैं करूंगा, और एक बार फिर से मेरी आपसे प्रार्थना है कि युग चरण न्यूज चैनल के माध्यम से आप मुझे देख रहे हैं तो जरूर इनके वीडियोस को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जरा देखते हैं, बात करते हैं मणिपुर की। मित्रों मणिपुर में एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना सामने आई है, और वहां पे जो कुकी उपद्रवी हैं, जो उग्रवादी हैं, उन्होंने क्या किया है देखिए, मैं आपको एक अखबार की कटिंग दिखा रहा हूं। मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री के घर पर रॉकेट हमले में बुजुर्ग की मौत, मैन किल्ड इन रॉकेट अटैक ऑन मणिपुर ईएक्स सीएम हाउस। आप सोचिए मित्रों कि मणिपुर के सबसे पहले जो मुख्यमंत्री थे, क्या नाम था, कोइरेंग सिंह के आवास पर हमला हुआ, एक बुजुर्ग की वहां पर मौत हो गई, 5 लोग घायल हो गए, जिसमें कि एक 13 साल की लड़की भी उसमें घायल हुई है। यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण, अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? दरअसल मित्रों यह है कि जो कुकी वहां पे जो उग्रवादी हैं वो वहां पे लगातार अब रॉकेट से, ड्रोन से हमले कर रहे हैं। इंफाल में शुक्रवार को और गुरुवार को बहुत बड़ा, हजारों लोग जुटे, बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन इसको लेकर के हुआ कि आखिर ये ड्रोन के अटैक्स और रॉकेट के अटैक्स कैसे कर रहे हैं। तो मैं जरा यहां पे आपको एक बात और बहुत ही महत्वपूर्ण समझाना चाहता हूं, और वो जो बात है मित्रों वो ये है दरअसल कि ये जो पूरा इलाका है जहां पे ये हमला हुआ, जहां पर जो ये मुख्यमंत्री आवास जो था वहां पे, मतलब पूर्व मुख्यमंत्री का जो आवास था, वहां पर जो हमला हुआ, उसमें अगर आप देखें मित्रों तो बड़ी महत्वपूर्ण बात आप देखिए क्या है कि
यहाँ पर दो जिले हैं, यानी कि बिष्णुपुर और चूड़ाचंदपुर। तो ये जो बिष्णुपुर इलाका है, यहाँ पे मैतेई हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, जबकि जो ये चूड़ाचंदपुर का जिला जो है, यहाँ पर जो कुकी समर्थक हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। तो जो चूड़ाचंदपुर जिला है वो पहाड़ों पर ऊंचाई पर है, और जो बिष्णुपुर जिला है वो नीचे मैदानी इलाके में है। तो हो ये रहा है कि 3 किलोमीटर की रेंज से ज़्यादा की रेंज वाले जो रॉकेट हैं, वो रॉकेट यहाँ पे ऊंचाई से, यानी कि चूड़ाचंदपुर जिले से बिष्णुपुर की तरफ फेंके जा रहे हैं। और यही जो रॉकेट था वो आ करके यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पर गिरा। और ये आप देखिए मित्रों, अगर तो ये उस रॉकेट की पूरी आप तस्वीर देख रहे हैं, स्पॉट की तस्वीर देख रहे हैं। ये वो रॉकेट है जिसकी जो रेंज है वो 3 किलोमीटर से ज्यादा बताई जा रही है। तो अपने आप में बहुत बड़ी, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, जिसके ऊपर पूरे देश का ध्यान होना चाहिए। मणिपुर में अशांति है और इस अशांति को दूर करने के लिए सरकार को बहुत ही सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, तभी वहां पे लोगों का जीवन सुरक्षित हो पाएगा। सरकार को इस पर ध्यान देना होगा मित्रों। तो मित्रों, एक बार फिर से आपसे प्रार्थना है कि युग चरण न्यूज चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इनके वीडियोस को आप लाइक कीजिए, इनके वीडियोस को आप शेयर कीजिए। और इसके अलावा मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस विषय पर, इस YouTube चैनल पर अपने विचार जरूर रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।